क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, जितनी भी टेस्ट सीरीज इस चैनल पर चल रही हैं उन सब का प्लेलिस्ट बना रखा है और वो लिंक हर टेस्ट के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उदाहरण के तौर पर इस टेस्ट के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका आंसर बताइए जल्दी, क्या है? रोलेट सत्याग्रह के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही नहीं है? रोलेट सत्याग्रह के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही नहीं है? रोलेट सत्याग्रह क्यों किया गया? क्योंकि एक अधिनियम आया था, रोलेट अधिनियम, जिसको बोलते थे काला कानून। काला कानून, जिसके तहत मजिस्ट्रेट को भी किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को जेल में डालने का अधिकार था और उस व्यक्ति को अपील करने का भी अनुमति नहीं थी। इसको काला कानून कहा गया भारतीयों के द्वारा क्योंकि यह बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून था। तो रोलेट अधिनियम जो था वो सेडेशियन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, करेक्ट है। और रोलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया, ये भी करेक्ट है, किया था गांधी जी ने ऐसा। और रोलेट अधिनियम को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा गया और भारतीयों ने इसको काला कानून कहकर संबोधित किया था। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रोलेट सत्याग्रह के साथ हुए, ये गलत है क्योंकि ये तो 1919 में हुआ था ना। और साइमन कमीशन कब का है? 1927 का। एक भी भारतीय ना होने के कारण उसमें विरोध किया गया था उसका। और गांधी जी ने क्या किया था इसमें? इसके विरोध में सत्याग्रह सभा की स्थापना की तथा रोलेट एक्ट के विरुद्ध सारे देश में हड़तालों का आयोजन किया। इसके लिए गांधी जी ने होम रूल लीग के नेताओं का उपयोग करने का प्रयास किया और जो उसके आंदोलनकर्ता थे उनको भी इसमें मिलाया। तो यहाँ इनकरेक्ट कौन सा है? ये वाला। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? किसने किया था? B.O. चिदम्बरम पिल्ले, मैडम भीमकाजी कामा, सी राजगोपालाचारी, एनी बेसेंट? कमेंट करते रहिए। किसने किया था? इसका आंसर है सी राजगोपालाचारी ने। देखिए, तंजौर या तंजावुर तमिलनाडु राज्य में है ये, और जहाँ सी राजगोपालाचारी ने त्रिचिरिनापल्ली से वेदरायण तक की यात्रा की तथा नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर के तट पर अभियान संगठित किया। किसने? सी राजगोपालाचारी ने। और सभी को पता होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी की साबरमती से दांडी तक की यात्रा से प्रारंभ हुआ और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी में नमक कानून तोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कहाँ कहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था? बंगाल के मिदनापुर में, असम के सिलहट में, उड़ीसा के बालासोर में, या फिर उपरोक्त सभी में? बताइए। देखिए, देश के बहुत सारे हिस्सों में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। उदाहरण के तौर पर बंगाल के मिदनापुर में भी चल रहा था, असम के सिलहट में भी चल रहा था, उड़ीसा के बालासोर में भी चल रहा था और पुरी, कटक आदि जगहों पर भी चल रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। अब इसी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 4 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में एक असत्य है इनमें से। यह अप्रैल 1930 में प्रारंभ हुआ। बताइए, करेक्ट है इनकरेक्ट? करेक्ट है ये। बम्बई में इसका केंद्र बिंदु धरासना था। बम्बई में इसका केंद्र बिंदु धरासना था, जहां सरोजनी नायडू ने इसका नेतृत्व किया। धरासना में सरोजनी नायडू इसकी नेतृत्वकर्ता थीं। तो करेक्ट है ये भी करेक्ट है। पश्चिमोत्तर प्रांत मतलब पेशावर में इसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। देखिए, 3 तो करेक्ट कर दिए। बताइए डी तो इनकरेक्ट खुद ही हो गया है वैसे भी, क्योंकि पश्चिमोत्तर प्रांत पेशावर में इसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि खान अब्दुल गफ्फार खान कर रहे थे। कौन कर रहे थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। और यह लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 तो हो गया ना, 5 है, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न और शायद सभी को पता हो इसका उत्तर। क्यों हुआ? क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। क्यों हुआ? क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था।
देखिए 1927 में गठित 7 सदस्यीय साइमन कमीशन का उद्देश्य भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। अतः भारतीयों को यह बात बहुत बुरी तरह गलत लगी कि हमारे भविष्य का फैसला हो रहा है और भारतीयों को ही शामिल नहीं किया गया और एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। इसलिए साइमन कमीशन के विरुद्ध भारत ने विरोध प्रदर्शन किया और साइमन कमीशन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति नियुक्त की गई। सभी सदस्य पूरी तरह यूरोपीय थे और भारत में इसके विरोध का यही सबसे बड़ा कारण था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। किससे संबंधित है 1927 की बटलर कमेटी? देखिए भारतीय राज्य समिति ने सर हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में 1927 में एक समिति की गठित की, जिसे बटलर समिति कहा जाता था। और इस समिति का गठन भारत सरकार और देसी राजाओं के बीच के संबंधों की जांच और स्पष्टीकरण के लिए किया जाना था। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत सरकार एवं देसी रियासतों के बीच संबंधों को सुधारना। इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी की क्या थी? उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। गलत है, गांधी जी ने लिया था। इसमें गांधी जी शामिल हुए थे कांग्रेस की तरफ से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले, शामिल होने वाले व्यक्ति का नाम क्या? तो वो हैं अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। देखिए गलत है ये भी। इस तरह का कोई प्रश्न आता है ना कि एक व्यक्ति ने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर जोर दिया या उनको मिटाने का प्रयास किया, अधिकतर ऐसे स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं किया था दादा भाई नौरोजी ने। गलत है तीनों के तीनों स्टेटमेंट नीचे से, तो ऊपर वाले करेक्ट होगा। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। तो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि जो ब्रिटेन है वो भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। तो देखा जाए तो इन्होंने धन के बहिर्गमन के सिद्धांत की व्याख्या की। भारत की बढ़ती निर्धनता की कीमतों पर अपने को संपन्न बनाने के लिए ब्रिटेन द्वारा भारत के संसाधनों की निरंतर लूट को सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने ही पहचाना था। दादा भाई नौरोजी ने 1867 में लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में अपने पेपर इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया को पढ़ते हुए पहली बार धन के बहिर्गमन सिद्धांतों को प्रस्तुत किया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है ये बताना है। रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना, रॉयल इंडियन नेवी में गदर, और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब होता है, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब का है, बताइए। कमेंट करिए जल्दी से आंसर क्या है इसका, A, B, C या D। देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की जो डेट है वो है 1931। पहला 30 में, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ सभी को पता होगा 1942। अब दो क्लियर हो गए। रॉयल इंडियन नेवी में गदर कब हुआ? 1946 को, 1946 को। तो लगा दीजिए तीसरा दूसरा पहला होना चाहिए। 3, 2, 1 हो जाएगा इसका आंसर। तीसरा दूसरा और पहला इम्पोर्टेंट है, कालानुक्रम पूछा जाता है एक प्रश्न जरूर। क्वेश्चन नंबर 9 है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, बताइए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। केवल पहले को करेक्ट करें, दूसरे को करेक्ट करें, तीसरे को, या फिर पहला दूसरा सही है या तीनों सही हैं। देखिए महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का जो उद्देश्य था, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना था, करेक्ट है। और भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, ये भी था, क्योंकि क्राउन का शासन था, कंपनी हट गई थी।
भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, ये नहीं था। तो थर्ड को करिए एलिमिनेट, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसका आंसर हो जाएगा केवल पहला और दूसरा। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1 और 2। और सरकार, अब देखिए एक और पॉइंट याद रखिए, सरकार जो है अब इसके बाद 1858 से भारतीयों के धार्मिक सामाजिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी और भारतीय सैनिकों की संरचना व अनुपात में बदलाव भी हुआ। चलिए, और भारतीय शासन की जो बागडोर है वो कंपनी के हाथों से निकालकर क्राउन के हाथों में चली गई और गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इल्बर्ट विल विवाद किससे संबंधित था? बताइए, कमेंट करते रहिए। इल्बर्ट विल विवाद किससे संबंधित था? देखिए, ये संबंधित था यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई के लिए, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना, यही था इल्बर्ट विल विवाद। देखिए, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना इल्बर्ट विल का प्रमुख प्रावधान था। और लॉर्ड रिपन का भारत के वायसराय के रूप में जो कार्यकाल था वो 1880 से लेकर 1884 था। और इसी समय 1883 में जो था वो इल्बर्ट विल विवाद हुआ और इस विल के माध्यम से विधिक मामलों में भारतीय एवं यूरोपीय न्यायाधीशों को समान शक्तियां प्रदान की गईं। और इस विल के द्वारा अब भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय लोगों से जुड़े मामलों की सुनवाई कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1883 का इल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय के शासनकाल के समय हुआ? अभी तो बताया, किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। वॉरेन हेस्टिंग कब का है? 1773 का है। कॉर्नवालिस 1793 का है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थीं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बार अध्यक्ष रहीं महिला। थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता थी। पहला ए और बी दोनों करेक्ट हैं या इसमें से केवल एक ही सही है? बताइए। देखिए, एनी बेसेंट जो हैं उन्होंने होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया 1916 में मद्रास में। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बार अध्यक्ष भी रहीं, ये भी करेक्ट है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की और HP अलकॉट ने की थी, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ही सही हैं। ए और बी दोनों ही सही हैं। देखिए, भारत की मिट्टी से गहरा लगाव रखने वाली एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना था। वे वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता थी। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता थी 1917 के, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? बताइए। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? इम्पोर्टेंट है, इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। बंगाल विभाजन हुआ था ना 1905 में, इसी के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन हुआ। देखिए, सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। उस समय गवर्नर भारत का कौन था? लॉर्ड कर्जन था। विभाजन का तर्क था कि तात्कालिक बंगाल, जिसमें बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे, काफ़ी विस्तृत है, अतः इसका प्रशासन एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल द्वारा बेहतर तरीके से नहीं चलाया जा सकता। किंतु वास्तविक कारण प्रशासनिक नहीं अपितु राजनीतिक था, अतः कर्जन ने बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का सूत्रपात हुआ। कर्जन के बंगाल विभाजन के विरोध में। तो बंगाल को लॉर्ड कर्जन द्वारा दो भागों में, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया। इसी के विरोध में हुआ था ये स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, विदेशी शिक्षा का बहिष्कार किया गया, विदेशी विद्यालय का बहिष्कार, स्कूलों का बहिष्कार, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से किस आंदोलन के कारण भारतीय
कांग्रेस का विभाजन हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। तो किसके कारण हुआ था ऐसा? इसका उत्तर भारत छोड़ो आंदोलन मत लगाइएगा और ना ही लगाइएगा बंगाल विभाजन। ये हुआ था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन, देखिए बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ स्वदेशी आंदोलन, और इस स्वदेशी आंदोलन के चक्कर में क्या हुआ कि जो कांग्रेस थी वो गरम दल और नरम दल दो अलग अलग दलों में बट गई, और जब बट गई तो कभी एक भी तो होगी ना। 1916 में कांग्रेस का एक लखनऊ अधिवेशन हुआ, उसमें दोनों एक साथ मिल गए थे। और ये अलग कब हुए थे? स्वदेशी आंदोलन तो कारण था, और ये अलग हुए थे 1907 में। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई, नरम दल और गरम दल। देखिए बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ किए गए जो स्वदेशी आंदोलन था ना, उसमें क्या हुआ, कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जिसकी वजह से ही कांग्रेस के अंदर नरम दल व गरम दल के मध्य विरोध तीव्र हो गया, जिसके फलस्वरूप 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गई। क्वेश्चन नंबर 15 है, गदर क्या था? क्या था गदर? एक उग्रवादी संगठन जिसका प्रधान कार्यालय जेनेवा में था, गलत है। एक राष्ट्रवादी संगठन जो सिंगापुर से संचालित होता था, ये भी गलत है। भारत की स्वतंत्रता के लिए कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका प्रधान कार्यालय ताशकंद में था, इनकरेक्ट है। भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, और इसका जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? लाल हरदयाल। कौन थे? लाल हरदयाल। इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 16 है, गदर पत्रिका के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है? गदर एक साप्ताहिक पत्रिका थी। साप्ताहिक थी या मासिक थी? करेक्ट है, साप्ताहिक थी। इस पत्रिका का प्रकाशन गदर पार्टी ने किया। करेक्ट है बिल्कुल, सैन फ्रांसिस्को में। गदर पत्रिका का उद्देश्य भारतीय सेना में विशेषकर सिखों में विद्रोह की भावना पैदा कर उन्हें भावी क्रांति के लिए तैयार करना था क्या ऐसा कुछ? महात्मा गांधी ने गदर पत्रिका का विरोध किया। देखिए गांधी जी ने तो गदर पत्रिका का विरोध नहीं किया, गलत है स्टेटमेंट, ये एब्सोल्यूट नॉनसेंस है। तो इसका आंसर डी ही हो जाएगा, और यहाँ पर जो सी है वो भी करेक्ट है। तो असत्य कौन सा है इसमें? गांधी जी ने गदर पत्रिका का विरोध किया, ये असत्य है, नहीं किया था उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं किया था। 17वां प्रश्न है, लॉर्ड रिपन का भारत के वायसराय के रूप में कार्यकाल था। अभी पिछले प्रश्न में बताया, जल्दी बताइए। 1793 तो हो नहीं सकता क्योंकि इस समय था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस था इस समय। और 1773 भी नहीं हो सकता क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग था। तो ये बंगाल विभाजन 1905 का टाइम है, तो कर्जन होगा इस समय। तो 1880 से लेकर 1884 का समय जो है लॉर्ड रिपन के शासनकाल का समय है, और इसी के शासनकाल में 1883 में हुआ था इल्वर्टविल विवाद। क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? कब तक बना रहा, जल्दी बताइए। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में वर्ष 1911 में शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। देखिए जॉर्ज पंचम 1911 में लगा था दिल्ली दरबार, तो इसी में जो है वो बंगाल के विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसके विरोध में कोलकाता के या कलकत्ता के मॉडल टाउन में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई? देखिए अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। किसके विरोध में? बंगाल विभाजन के विरोध में। किसके विरोध में? बंगाल विभाजन के विरोध में ऐसा किया गया था। और आपको पता ही होगा कि दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम का दिल्ली आगमन हुआ, और अगले दिन दिल्ली में एक राज दरबार का आयोजन हुआ, और दिल्ली दरबार में वायसराय हॉर्डिंग ने सम्राट की ओर से घोषणा की कि बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है और भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली, कलकत्ता से हटाकर जो है वो दिल्ली बनाई जाए, और तब से अभी तक दिल्ली ही है। क्वेश्चन नंबर 20 अंतिम प्रश्न है ये, इनमें से किस पत्रिका का संबंध एनी बेसेंट से रहा है? एनी बेसेंट के बारे में अभी बताया है, सभी को पता है एनी बेसेंट के बारे में। एनी बेसेंट भारत की मिट्टी से गहरा उनका संबंध था, और सितंबर 1916 में मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना उन्होंने की थी,
और इसका उद्देश्य था होम रूल लीग का कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना। और बाकी 1917 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता रही हैं एनी बेसेंट, और वे कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली महिला थी, याद रखिएगा। तो यंग इंडिया तो है नहीं इनका, यंग इंडिया तो है नहीं इनका, क्योंकि ये महात्मा गांधी का है। यंग इंडिया है महात्मा गांधी का। तो इनका है न्यू इंडिया। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये दोनों पत्रिकाएं हैं इनकी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। तो देखिए 20 प्रश्न थे, इसी तरह के प्रश्न आएंगे। फोकस था हमारा इस प्रश्न में गांधी के आगमन के पश्चात कुछ राष्ट्रवादी आंदोलन और गांधी से पूर्व के कुछ राष्ट्रवादी आंदोलन, और ये पूरा है आधुनिक भारत के इतिहास में। देखिए मॉडर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस में। 20 प्रश्न या 18 प्रश्न कम से कम मॉडर्न इंडिया से आते हैं। बाकी 6 प्रश्न जो आएंगे मेडिवल और एंशिएंट से आएंगे, मतलब आधुनिक भारत के इतिहास से 18 तक प्रश्न बनेंगे, और 5 से 6 प्रश्न बनेंगे प्राचीन कालीन भारत और मध्यकालीन भारत से। तो फोकस अधिकतर कीजिएगा आधुनिक भारत पर, मॉडर्न इंडिया पर। तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। धन्यवाद।